फॉर्च्यूनर को कंपेयर किया जाता है हमेशा से एंडेवर से, तो आपको कौन सी बेहतर लगती है? मैं जब लास्ट पॉडकास्ट में आया था, पता है मैंने एंडेवर बोला था, बट आज मैं फॉर्च्यूनर बोलूँगा। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर आज भी उसी तरीके से मार्केट में टिकी हुई है, अपनी रिस्पेक्ट बना के, और न्यू जनरेशन लॉन्च कर रही है। मतलब एक रिलायबल कार है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, और अगर आप उसे बेचने जाते हो तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेरेटिव टू एंडेवर। और इनकी रनिंग भी बढ़िया रहती है कि 7-8 लाख किलोमीटर भी चला लो तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। अब देखो, इंडिया का अगर हर मंत्री फॉर्च्यूनर में चल रहा है तो कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, बहुत बात है, कुछ नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा बात है, बहुत बात है गाड़ी में रुतबा है, तो हमेशा एंडेवर के ऊपर अब मैं फॉर्च्यूनर को ही रखूंगा। फीचर्स तो भाई किया भी देती है। हाँ। तो मैं किया को फॉर्च्यूनर से ऊपर नहीं बोलने लग जाऊंगा। हाँ। सही बात है भाई। महिंद्रा क्या लेकर आ रहा है? महिंद्रा ने ईवी में और अपनी जनरली मार्केटिंग करके और गाड़ियों में एक रेवोल्यूशन सी ले आया है। वो भी फीचर्स लोड करके जब लाए थे गाड़ियां, अब थार भी उनकी अच्छी चल रही है। अब क्या नया आने वाला है अगले? महिंद्रा रॉक्स तो आ चुकी है, और आपकी BE6 भी आ चुकी है। BE6 ही दोबारा लॉन्च होगी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल विद न्यू जनरेशन। और थार को अभी शायद ईवी में नहीं लाए, रॉक्स नहीं लाए, अगले साल लाने की सोच रहे हैं। और XUV वगैरह में कुछ अपग्रेड आना? सबसे बड़ी चीज़ कौन सी थी हमारी? 700 थी ना। हाँ, XUV 700 700 बदल गई, वो 7XO कर दिया भाई साहब ने। अच्छा, वो सेम टेक्नोलॉजी पे सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने XUV 300 को चेंज करके 3XO करा था, वैसे ही वो चेंज कर रहे हैं हमारी 7XO को। थोड़ा बहुत चेंज है, स्क्रीन का साइज़ और बड़ा किया गया है, पैनोरामिक सनरूफ थोड़ी सी बड़ी है। बॉडी लाइन में आगे से देखोगे तो हेडलाइट बिल्कुल चेंज कर दी है, टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करके अलग तरीके से, और जो पूरी बॉडी लाइन है उसे शार्प किया गया है। और पीछे वाले जो कंप्लेंट रहती है, जो लोग सबसे पीछे बैठते थे उनके लिए स्पेस, जो 6 और 7 जो हमारे पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए स्पेस को बढ़ाया गया और ठीक ठाक बढ़ाया गया। बट अभी कहते हैं ना, अभी किसी शोरूम में वो आई नहीं है, तो उस तरीके से अभी उसको देखा नहीं गया। बट जो कंपनी प्रो बता रही है ये वो इन्फॉर्मेशन है बस, बट ठीक ठाक चीज़ें बढ़ाई गई हैं। बट इनकी कार्स में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे रील आती रहती है कुछ ना कुछ, कि कहीं गाड़ी रुक गई, कोई फीचर अटक गया या स्क्रीन अटक गई, कुछ ना कुछ होता रहता है। इतने क्यों आ रहे हैं इसमें? ये दो चीज़ें महिंद्रा को बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी। एक उनके रॉक्स की जो हुआ था, ये कि जब उनका रिवर्स कैमरा लगाते हो, और ये मेरे भी फ्रेंड्स ने और हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हमने जब रॉक्स का कैमरा आपकी रिवर्स गियर लगाई, कैमरा थोड़ा सा लैग करा। ये तो एक बहुत छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉक्स की बात बता रहा हूँ, जब लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब शायद उन्होंने सॉफ्टवेयर का ग्लिच होगा, उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया होगा। एक कार उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था एक कार से, उनकी जो आई थी BE6। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं से मिल गया कि जब उन्होंने अपनी कार को लॉन्च किया तो 6E नाम रखा गया। अब एक इंडिया में एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है जो दावा करती है कि 6E उनका है, जो कि सही भी होगा, तो इसीलिए उनको अपना नाम ही चेंज करना पड़ा। ये जो आप BE6 जो गाड़ी देखते हो, इसका नाम पहले 6E था, तो इसका नाम चेंज करके BE6 रखा गया। और इस गाड़ी में बहुत कंप्लेंट्स देखने को मिली कि ये इधर रुक जाती है, उधर रुक जाती है, गर्म हो जाती है। इसकी मल्टीपल रील्स आई थी, तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म मिला। मुझे लगता है जितना इस गाड़ी को प्रेज मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म मिल गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पेशियस है, फ्यूचरिस्टिक कार है। अगर आप इसको रोड पे भी इसका रोड प्रेजेंस देखोगे ना, तो आप निकल के देखोगे यार ये कौन सी गाड़ी है। इट लुक्स डिफरेंट, रोड प्रेजेंस है, फ्यूचरिस्टिक है, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और इंटीरियर भी थोड़ा सा अलग है, और एक्सटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इंटीरियर भी अच्छा है, इंटीरियर बुरा अच्छा नहीं है, अच्छा। तो जितना उसको प्रेज मिलना चाहिए था, मुझे लगता है दीपक भैया, उतना यार क्रिटिसिज्म मिल गया। अब बट ये है कि आपको इंजन अच्छा बनाना पड़ेगा। इंजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी की, अगर आप वो भूल जाओगे तो फिर कस्टमर आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई थोड़ी सी सेकंड हैंड कार्स की बात करते हैं। ये मार्केट अभी पिछले 2025 में बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी, काफ़ी लोगों ने सेकंड हैंड अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी लेना शुरू किया था। अब थोड़ा ना टाइम से ये समझ में आ गया कि यार ये गाड़ियाँ जितना एवरेज ये लोग बताते हैं उतनी नहीं मिलती हैं, जितना इनका प्राइस है उससे डबल पैसे लोग ले लेते हैं जो रीसेलर्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ अभी सही चल रहा है या फिर नहीं है? ये एक्चुअली में इसकी रियल पिक्चर क्या चल रही है अभी सेकंड हैंड कार मार्केट? मुझे पता है क्या लगता है, पिछले 3 साल में जो इतना बूम आया है, आई थिंक इसके रिगार्डिंग, प्री ऑन के रिगार्डिंग बहुत कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ है। तो लोगों को क्या होता है, जो भी चीज़ नई आती है ना, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये क्या है, कि कैसे 8 लाख की ऑडी मिल रही है, क्योंकि उस ऑडी की कीमत तो 50 लाख है, वो 8 लाख की कैसे मिल रही है, तो लोग ले के देखते हैं। नो डाउट ये गाड़ियाँ महंगी होती है, नई लेने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और कहीं कहीं डीलर्स भी ट्रिक करते हैं। डीलर्स जितनी चीज़ें बतानी चाहिए, कुछ डीलर्स नहीं बताते, ज़्यादातर बताते हैं बट कुछ नहीं बताते। हालांकि अब ये मार्केट भी सैचुरेट हो चुका है,
और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में ये मार्केट एक 2 पैरेलल मार्केट आके खड़े हो जाएंगे, न्यू कार एंड यूज़ कार, और दोनों ही बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसी गाड़ियां हैं जैसे अब आपकी ईवी है, अभी ईवी प्री ओन्ड कार्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, अब आने वाले 1-2 साल में वो भी इंट्रोड्यूस होने लगेंगी। तो एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है यूज़ कार का भी। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि डीलर ट्रिक करते हैं, कोई डीलर करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप एक मैकेनिक लेके या फिर आप इंस्पेक्शन PDI कराते हो अपनी गाड़ी का, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराते हो, तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी बिना किसी इशू के ले सकते हो, मुझे नहीं लगता। पर कुछ ऐसा भी होता है जब आप सेकंड हैंड कार पे लोन लेते हो तो महंगा इंटरेस्ट मिलता है आपको? ये थोड़ा सा आपने जो बताया पीयूष भैया, थोड़ा सा रहता है कि जब आप नॉर्मली अगर नई गाड़ी पे लेते हो तो आपको मिलता है कुछ 8.5 या 8.4 से 9 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप यूज़ कार लेते हो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 12.4 से तो स्टार्ट होता है, मतलब 12.5% से स्टार्ट होगा। और ऐसे नहीं कि भैया ये गाड़ी तो 3 दिन पुरानी है, इस पर नहीं, गाड़ी एक भी दिन पुरानी हो गई ना, जैसी सेकंड ओनर होगी, आपका लोन सीधा 12.5% से स्टार्ट होगा और वो 15% तक भी जाता है। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि अगर ले रहे हो पुरानी गाड़ी तो डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दो, ताकि लोन की जो EMI आपको जो इफेक्ट कर रही है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। बाकी ये बहुत लोगों को नहीं पता था कि इसकी जो EMI जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। भाई ये जो नया GST लॉ रूल आया है और GST कम हो गया है, परसेंटेज कम हो गया है, इस वजह से भी कुछ मार्केट में इफेक्ट हुई है सेकंड हैंड कार मार्केट? बहुत ज़्यादा। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ ना, एक नेक्सन गाड़ी का अगर एग्जांपल लें, तो जब आपको नेक्सन, अगर वो 1 साल पुरानी नेक्सन बेचते हैं प्री ओन्ड मार्केट में 1 लाख 1.5 लाख शायद कम प्राइस में, GST के बाद 75,000 तो वैसे ही सस्ती हो गई। तो जो एंड यूज़र होता है वो कहता है यार मेरे को जब 50,000 ही फ़र्क पड़ रहा है तो मैं एक नई गाड़ी लूँगा ना फर्स्ट ओनर, मैं क्यों सेकंड हैंड पे जाऊँगा। तो हर गाड़ी पे एक अच्छा खासा अमाउंट कम हुआ है, क्योंकि GST का भी बहुत ठीक ठाक अमाउंट कम हुआ है। ऐसे नहीं है 1-2% हुआ था, बहुत ठीक ठाक हुआ था, शायद 28 से किसी का 18 पे भी आया है और किसी का 18 से शायद कम भी हुआ है। तो इसलिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है प्री ओन्ड के मार्केट पे, बहुत ज़्यादा। मेजर इम्पैक्ट उन पे पड़ा है जो 50 लाख से महंगी गाड़ियां हैं, और प्री ओन्ड लोग मोस्टली वही वाले सेगमेंट में लेते हैं, ज़्यादातर हायर लेते हैं। सेगमेंट में लेते वो जैसे आप बताते हो कि यार जो 12-15 लाख की ले रहा है ना, वो तो नहीं ले लेगा, वो नहीं ले हैं। लेगा। पास तो बहुत ऑप्शंस आ गए। उसके बाद बतेरे ऑप्शन आ गए। 20 लाख से कम में ना इंडियन मार्केट में ना काफ़ी कुछ खुला पड़ा हुआ है अभी। तो 50 लाख से जब आप ऊपर जाते हो ना, 50 लाख से जो ऊपर फिर कस्टमर खर्च करते हैं ना, तो फिर कस्टमर का तरीका अलग हो जाता है गाड़ी देखने का। उसके लिए मेरे ख्याल से कार से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट प्री ओन्ड मार्केट अभी धीरे धीरे बना रही है, और GST का उस पर भी बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा, तो बड़ा मुश्किल काम था। भाई लोगों ने सुपर कार्स भी सेकंड हैंड कार्स खरीदी हैं, तो वो भी सही चीज़ है खरीदने के लिए आज की डेट में? मैं पता है, अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप 50 लाख से ज़्यादा या 60 लाख या 1 करोड़ खर्च कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मेरे को गाड़ी कहाँ से लेनी है, किस डीलर से लेनी है। फिर उस गाड़ी के बैकग्राउंड से ज़्यादा उस डीलर का बैकग्राउंड आपके लिए मायने रखना चाहिए। अगर मैं किसी को 80 लाख रुपए दे रहा हूँ और वो एक ब्रांड एंटिटी नहीं है, वो एक डीलरशिप है, एक सिंगल पर्सन एंटिटी है, तो जैसे आप ब्रांड के बैकग्राउंड देख के BMW लेते हो, तो आपको उस डीलर का बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए। ये फैक्ट है, क्योंकि रिस्क हो जाएगा। गाड़ी तो अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट्स अ मैकेनिकल थिंग। नई गाड़ी भी बाहर निकलते मैंने बहुत ख़राब होती हुई देखी है, और सेकेंड हैंड कार्स भी 10-10 साल चलती हैं। बट जो जिस पर्सन से आप ले रहे हो उसका बैकग्राउंड आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना, तभी आप समझ पाओगे कि आप 80 लाख देने लायक भी है कि नहीं, जो मुझे लगता है। अच्छा भाई, जब हम अभी तो हम मिड साइज गाड़ियों की मिड रेंज प्राइस 50 लाख के अराउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम 1 CR टच करते हैं, जैसे डिफेंडर हो गई, तो डिफेंडर अगर किसी को पसंद नहीं आ रही तो सेम बजट में उसको कोई ऑल्टरनेटिव समझ नहीं आता। जैसे रेंज रोवर के या तो जो मॉडल्स पसंद आते हैं वो फिर हाई बजट है, या बिल्कुल ही 60-70 लाख वाले हैं, वोक पे चले जाओगे या सीधा वोक पे आ जाओगे। या बीमर है तो बीमर का भी सेम सही हाल है कि सिमिलर कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा। तो आपके हिसाब से अगर डिफेंडर वाली रेंज पकड़े, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट डिफेंडर वाली रेंज पकड़ के डिफेंडर जैसा कुछ, या कोई और आपको अगर लेनी हो तो आप क्या लोगे? अगर मुझे डिफेंडर का मेरे पास बजट है तो एक ऑप्शन अभी है इंडिया में, हालांकि मैं वो नहीं लूँगा, बट एक ऑप्शन है, क्योंकि उसके आसपास के ऑप्शन बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि या तो सीधा इवोक पे आना पड़ता है या फिर आपको वेलार पे या वोक पे जाना पड़ता है, और ऑटोबायोग्राफी तो फिर बहुत ज़्यादा, या जी वैगन जी वेलार भी काफी कॉम्पैक्ट लगती है, वेलार भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बड़ी लगती नहीं है। लगती। वेलार और डिफेंडर को कंपेयर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि डिफेंडर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है उससे। ज़्यादा बढ़िया है। तो आप टेस्ला की कार्स
अगले साल वेट कर सकते हो, जो टेस्ला की लॉन्च हो रही है। टेस्ला की 3 कार्स लॉन्च हो रही है, मॉडल 3, जेड एंड एक मॉडल और है उनका। तो वो वेट कर सकते हो आप, बट डिफेंडर का ऑल्टरनेट ढूंढना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल आपको है। पर्सनली डिफेंडर कैसी लगती है? बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत चीता गाड़ी है, बहुत रॉयल गाड़ी है, बहुत बीस्ट है, और उसकी जो प्रेजेंस है मुझे नहीं लगता कि कोई और कार उसके आसपास उस बजट की गाड़ी में दे पाएगा। बट आपको उसका इंटीरियर हल्का नहीं लगता कंपैरेटिवली कि इतनी लग्जरी छोटी सी स्क्रीन है बहुत। स्क्रीन थोड़ी सी मुझे लगती है, मैं जब उसमें बैठता हूँ स्क्रीन हल्की सी लगती है कि हाँ यार, बट जब आप उसमें पीछे बैठ रहे हो और उसको चला रहे हो, जो उसका कंफर्ट है ना और मज़ेदारी है, तो वो ना फीका पड़ जाता है उसके आगे सब, मुझे लगता है। और जो उसकी बिल्ड है, मुझे लगता है बिल्ड के लिए ही वो, उसका जो रोड प्रेजेंस है अपना बिल्ड के चक्कर में ही बना रही है वो। जैसे आपकी AMG हो गई, आपकी AMG कह रहा हूँ 63 हो गई, जी वैगन जिसे हम कहते हैं, उसका भी रोड प्रेजेंस है पूरा, लोग पैसे लगाते हैं उसमें। अभी मैं एक जी वैगन देख रहा था, उस गाड़ी की कीमत शायद थी 2 करोड़ 12 लाख, उसमें पर्सन ने 60 लाख रुपए अंदर लगवाए हैं। मतलब 60 लाख आप गाड़ी पे लगाओ बाहर, समझ में, उसने इंटीरियर में 60 लाख खर्च करे थे। भाई इंटीरियर तो वैसे ही बढ़िया होता है। मैंने कहा सर क्यों करे, कह रहे वाइफ को पसंद नहीं आया। 60 लाख एक बहुत बड़ा रकम है। तो यही है कि जो आपने बताया कि डिफेंडर के बजट में, मेरे पास भी सही बताऊं उसका आंसर नहीं है कि उस बजट में ऐसी प्रेजेंस रखने वाली कोई गाड़ी मिल जाए। अगर आप जाओगे, अगर आप BM में भी जाते हो, BM में भी मुझे उसके आसपास कुछ नहीं दिख रही है। अगर आप X7 लेना चाहते हो तो आप X7 ले सकते हो। अगर आप ऑडी में जाते हो तो Q8 एक लॉन्च हुई है अभी, Q8 की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। बट वो सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो अनकन्वेंशनल्स हैं, अनकन्वेंशनल कार्स हैं। वो कोई भी इस तरीके की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये अलग, इसकी ना एक गाड़ी अलग है डिफेंडर। आप X7 ले सकते हो, आप वो ले सकते हो, Q8 ले सकते हो, बट नहीं GLE भी तो इस रेंज की है। GLE ले सकते हो, GLE 350 होती है। थोड़ी सी महंगी है, बट मतलब वो GLE थोड़ी 145 की है, वो 1 करोड़ 45 नहीं, वो GLS नहीं है महंगी। GLS उससे भी महंगी है। GLS उससे भी महंगी है। तो वो बीस्ट अलग है सारी। GLS आप 450 देख सकते हो, GLS 450 से भी ज़्यादा आती है। तो वो तो फिर बजट बहुत ज़्यादा हो गया, 2 करोड़ के ऊपर चले गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।